नमस्कार, यूपी विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नौकरी में संविदा सिस्टम बंद हो, बिजली मीटरों पर बड़े पैमाने पर गोलमाल। पूरा कार्यक्रम देखिए रात 9 बजे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि नौकरी में संविदा सिस्टम को बंद किया जाए। साथ ही बिजली मीटरों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। बहुत सी अब जो ट्रेड चल गया है वो बड़ा खराब है कि मैन पावर जो सप्लाई है, हाँ, उसी की बात करने जा रहा था। वो बहुत खराब है। जी जी। संविदा की उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 17.5-18 लाख संविदा कर्मी हैं। जी जी। विभिन्न विभागों में उनको पूरा पैसा नहीं मिलता। 10% जो है वो कंपनी पैसा लेती है विभाग से, और मजदूरों को आधे पैसे भी नहीं देती। अगर डायरेक्ट उनको काम पे संविदा पे रख लिया जाए, संविदा पे ही डायरेक्ट रख लिया जाए, जेम पोर्टल की बात हो रही है। हाँ। जेम की बात हो रही है, तो जेम पोर्टल भी तो बहुत मैनेज नजर आ रहा है सांसद जी। उसमें भी वही सारी चीजें, हाँ, वही कंपनियों को काम मिल रहे हैं। मैन पावर सप्लाई किसी कंपनी को नहीं मिलनी चाहिए। आप बिजली का बिल, आप देखिए, आपके पास बहुत सारे मामले ऐसे आते होंगे जिसमें बिजली का बिल डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, रोज उसकी पंचायत आप करती होंगी, और शायद मैं समझता हूं आप भी करते होंगे। आपको लगता नहीं कि अभी बहुत सारी चीजों में सुधार की आवश्यकता है? देखिए, बहुत जरूरत है बिजली के मामले में। तो जनता जो है, बिजली लोगों को मिलना शुरू हुई, ये ठीक है जी, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मीटर आए हुए हैं, नए मीटर, जी जी, उसको लेके बहुत शिकायतें हैं। जो नए मीटर आए हैं उनकी रीडिंग ज्यादा है, उसमें चेक मीटर लगाने पड़ते हैं। कहीं कहीं बिजली का बिल 3 गुना 4 गुना ज्यादा आता चला जा रहा है। बिजली में कहीं कहीं समस्याएं मुझे मिली है कि मालूम हुआ 1 किलोवाट का कनेक्शन है और अपने आप उन्होंने बढ़ा करके उसको 5 किलोवाट 2 किलोवाट और 5 किलोवाट का भेज करके बिजली का बिल भेज दिया। बैठक भी मेरी हुई थी अधिकारियों के साथ कि इसका एक प्रपोजल आप लोग भेजिए और भेज करके ही समस्या का निदान कराइए। जनता को बिजली मिले आसान किस्तों पर, कम पैसे में, तो वो बिजली का बिल भी अदा करेंगे। और आप ज्यादा उनके ऊपर लोड ला देंगे तो बिजली का बिल जमा भी नहीं हो रहा है और समस्या भी बढ़ रही। तो इस संबंध में मैं एक सुझाव मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा, इस पे वार्ता करके उनसे इस समस्या के लिए मैं उनसे इसका समाधान निवेदन करूंगा कि इसका समाधान। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरीके से फेल हो गई है। युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान व व्यापारी सभी सरकार से विश्वास उठ चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भाजपा के संकल्प पत्र को भूल चुके हैं। 5 बार के बजट में केवल जनता को सरकार ने लूटा है। प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं। कमरतोड़ महंगाई ने सबकी हालत पतली कर दी है। अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात को लेकर के है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने, आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है? 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई? पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है उसको गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोजगार नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ये मुनाफा जा कहां रहा है? थी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? लाल टोपी का रंग बता रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप देखिए ना बजट में क्या है। जो पार्टी अपना संकल्प पत्र भूल जाए, जो पार्टी आय दोगुनी की बात करे किसानों की, और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे किसान बर्बाद हो जाए। पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। 1 साल के लिए पीछे कर दिया, आप कहेंगे हम 3 साल के लिए पीछे कर देंगे। तो जो कानून आज गलत है वो 3 साल में कैसे ठीक हो जाएगा?
यूपी में एक बार फिर संत महात्माओं के जरिए सियासत अपने चरम पर है। शनिवार को संत रविदास की जयंती है और इस दिन वाराणसी सियासी मैदान का अखाड़ा भी बनेगा। विपक्ष के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाति की सियासत को हवा देंगे। शनिवार को संत रविदास मंदिर जाकर अखिलेश दलितों को संदेश देंगे और इसी दिन रविदास की जयंती पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अनुसूचित जातियों को साधने की कोशिश करेंगी। 28 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी में साधु संतों से आशीर्वाद लेकर जनता की नब्ज टटोलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 2 दिवसीय दौरे पर 28 फरवरी को बनारस वहां पर पहुंच रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद जेपी नड्डा का यह पहला वाराणसी का दौरा है। यूं तो नड्डा रोहनिया में बने भाजपा काशी क्षेत्र के नए कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनके इस दौरे का मुख्य मकसद महंतों और संतों के साथ सियासत के समीकरण को बिछाना है। इस दौरान नड्डा बाबा श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन करने यहां के साधु संतों और महंतों से आशीर्वाद लेंगे। उधर वाराणसी पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे सियासी पार्टियां अपने आप को मजबूत कर सकती हैं, उसको लेकर साधु संतों और महापुरुषों का भी सहारा लिया जा रहा है। लगातार अगर बात करें तो संत गाड़े महाराज की जयंती हो या उसके पहले सोहेलदेव महाराज की जयंती हो या अब संत रविदास जयंती हो, उसको लेकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार सियासत चमकाने में लगा है। उनके समाज के नेताओं को आगे लाकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं वाराणसी पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अजीब बयान दे डाला है। राहुल गांधी से जुड़े सवाल पूछने पर उन्होंने तपाक से कहा, कौन है राहुल गांधी? वहीं मायावती को भी आराम करने की नसीहत दे डाली। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार उत्तर दक्षिण की बात करने लगे, राजनीति में उत्तर दक्षिण, क्या देश के अंदर इस तरह की बात होनी चाहिए? कौन है राहुल गांधी? आप ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सारे नेता अपने तरफ से जो भी बयान देते हैं उनके व्यक्तिगत बयान है, उनकी पार्टी के बयान है। तरीके से मायावती जी दलितों की नेता करती हैं और शांति बनाई हुई है। जितनी भी घटनाएं हुई, अभी कानपुर वाली घटना में आप लोगों को मिलने नहीं दिया गया था। देखिए, बुआ जी अब आराम कर रही है क्योंकि भतीजे सब लोग काम कर रहे हैं और वो शांति रखें। हम क्रांति करने के लिए हम लोग हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते। और अब बात हरदोई की, जहां का एक ऐसा परिवार है जो पिछले 1-2 सालों से नहीं बल्कि 40 सालों से बेघर है। आज तक इस परिवार को सरकार की एक भी योजना का लाभ नहीं मिला, तो बस आश्वासन ही मिलता रहा है। आजाद भारत की ये सबसे दर्दनाक तस्वीर है, जहां एक परिवार अपने गांव में तो रह रहा है लेकिन उसके सिर पर छत नहीं है। पिछले 40 सालों से यह परिवार पंचायत घर में रहने को मजबूर है। सरकार की योजनाएं आज तक इनकी दहलीज तक नहीं पहुंचती भी कैसे? इन बेचारों के पास अपनी खुद की दहलीज तक नहीं है। मामला हरदोई के संडीला तहसील के जमकुड़ा गांव का है, जहां यह परिवार पिछले 40 सालों से गांव में रह जरूर रहा है लेकिन उसके पास अपना घर तक नहीं। आज तक परिवार को सरकार से घर तो दूर, सरकार की किसी योजना का लाभ तक नहीं मिला। रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, पंचायत घर में रह रहे। आज 40 साल हमें हो गया रहते रहते, ना कोई शौचालय, ना कोई कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और ये सारे प्रूफ हमारे यहीं के हैं। पीड़ित परिवार ने प्रधान से लेकर जिले के हर आला अधिकारी तक गुहार लगाई, लेकिन आज तक इस परिवार को किसी योजना का लाभ नसीब नहीं हुआ। हालांकि प्रधान ने परिवार को पंचायत घर में रहने की इजाजत दे दी है। हाँ, ये चीज कर दिया, लेकिन प्रधान ने आपको आवाज दिलाने का काम नहीं किया। नहीं किया। कहा आपने? कहा तो कई बार कहा है, लेकिन अभी तक हमारा कोई योजना मतलब इंतजाम नहीं किया। वहीं इस मामले में भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट के जिलाध्यक्ष रफीक ने पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग की है। हमारे गांव मीरनगर अजगांव के बगल की ग्राम सभा है जमकुरा, जिसकी बिट्टो देवी रहने वाली है और वो 40 साल से पंचायत घर में रह रही हैं। ना उनको कोई सरकारी आवास मिला है, ना उनको कोई शौचालय मिला है, ना उनका कोई पाठशाला है। उन्होंने जब हमको बुलाया, हम वहाँ गए
तो उनकी पोजीशन देख के हमारे खुद आंख नम हो गई कि इस तरीके से जीवन बसर करें और किसी प्रधान ने कोई योजना उनको नहीं दी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अधिकारी किन आंकड़ों पर हर इंसान तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत बेहद अलग है। अब देखना होगा कि पिछले 40 सालों से घर मिलने की आस में बैठे इस परिवार को अपना घर और सरकारी योजनाओं का लाभ कब तक मिल पाता है। इंडिया न्यूज के लिए हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट। यूपी में एक बार फिर भ्रष्टाचार पर सुपर एक्शन हुआ है। यूपी सिडको में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों का गोलमाल करने वाले 6 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। इनमें से 3 इस वक्त सेवा में हैं और 3 रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन एक्शन सभी पर होगा। फर्जीवाड़े पर सुपर एक्शन, 3 इंजीनियरों पर गिरी गाज, किया गोलमाल तो चली गई कुर्सी। जी हां, ये उत्तर प्रदेश है जहां जीरो टॉलरेंस चलता है। अगर यहां भ्रष्टाचार किया तो सीधे सजा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंची नहीं कि आप पर गाज गिरी। भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, कार्रवाई तय है। सूबे के समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपी सिडको में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। निगम के 6 अधिकारी दोषी पाए गए, जिनमें से 3 रिटायर हो चुके हैं, जबकि 3 कार्यरत अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने के बाद अभियंताओं में मुख्य अभियंता के शर्मा, अधीक्षक अभियंता विनोद चंद पांडे, सहायक अभियंता वासुदेव तिवारी शामिल हैं। इन सभी 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। जो तत्कालीन इंजीनियर थे 2009 से लेकर 2015 के बीच में उनके द्वारा ठेकेदारों को एडवांस किया गया है। उनमें से के शर्मा थे अधिशासी अभियंता, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, और वर्तमान में वो चीफ इंजीनियर पश्चिम थे, उनको हमने निलंबित किया। एक थे बीसी पांडे जो तत्कालीन अधिशासी अभियंता थे, वर्तमान में वो अधीक्षण अभियंता झांसी हैं, उनको हमने निलंबित किया। और एक थे वासुदेव तिवारी, वो भी यही थे उस समय पर, वो इस समय पर नोएडा में तैनात हैं, उनको भी हमने निलंबित किया। 3 लोग और थे जो रिटायर हो गए हैं, कालका प्रसाद जी, AK गोयल और SK अवस्थी, ये यही थे। ऊपर के दोनों ये एक्चुअल थे। इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा ये गड़बड़ियाँ की गई। मैंने इनके खिलाफ निलंबन के साथ साथ FIR दर्ज करने के भी आदेश किए हैं। साथ ही जिन 3 ठेकेदारों ने कंपनियों के साथ मिलीभगत कर ये फर्जीवाड़ा किया, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। यही नहीं, इन कंपनियों की निगम में जमा करीब 2.5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मनी भी जब्त होगी। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। कंपनी को इन्होंने जिन ठेकेदारों को इनके द्वारा भुगतान किया गया है, उनमें से थे मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, अमरजीत इंफ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स ESS इंजीनियरिंग कारपोरेशन। ये 3 ठेकेदार थे जिनको इनके द्वारा एडवांस भुगतान किया गया है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने, FIR कराने तथा इनकी सिक्योरिटी जब्त करने के मैंने निर्देश दिए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर पूरा माजरा क्या है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में यूपी सिडको द्वारा साल 2009 से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, अमरजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स SS इंजीनियर्स ठेकेदार कंपनियां लगी हुई थी। यूपी सिडको के 6 कर्मियों के द्वारा दूर भी संधि करके इन ठेकेदार कंपनियों को 4 करोड़ 80 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करवा दिया गया। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा हमको 2009 में काम दिए गए थे। 2009 से लेकर अब तक वहाँ काम चल रहे हैं। इसी दौरान हमने अभी अपना एक नया एक्शन भेजा तो उन्हें बिलों के जांच में कुछ पाया कि कुछ गड़बड़ी हुई है। उसने बताया कि साहब इसमें कुछ व्यापक जांच की आवश्यकता है और इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जो मिलान नहीं हो पा रहा है। यानी जो धनराशि हमारे बचत में होनी चाहिए थी अकाउंट में, वो धनराशि नहीं है और जो काम होना चाहिए था वो काम भी नहीं हुआ था। तो मैंने इसकी विस्तृत जांच कराई। एक कमेटी गठित की अपने चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में और वो कमेटी ने एक विस्तृत रूप से उसको जांच किया। जांचोपरांत पाया गया कि 4 करोड़ 80 लाख का जो अमाउंट है वो एडवांस किया गया था।
और उस एडवांस को कार्य में बुक कर दिया गया। राशि का वर्धा विश्वविद्यालय से ना तो सत्यापन करवाया गया और न ही वह कार्य पूरे करवाए गए, जिनके एवज में उक्त अग्रिम भुगतान करवाया गया। शिकायत मिलने पर यूपी सिडको के प्रयागराज में तैनात अधीक्षक अभियंता शैलेंद्र कुमार निगम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध निदेशक ने यह कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस फर्जीवाड़े में दोषी पाए गए लोगों व ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ न केवल निलंबन और एफआईआर की ही कार्रवाई की गई, बल्कि इन सभी से गबन की राशि की वसूली भी करवाई जाएगी। यूपी सिडको में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले में 6 लोग दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 3 अधिकारी हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा 3 कार्यरत अधिकारियों को, अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन सभी 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि साथ ही जिन ठेकेदार कंपनियों के साथ मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा किया गया, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। तो कह सकते हैं एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अब ये जरूर है कि सिडको इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ और कार्रवाई होती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों के दामों में की गई बढ़ोतरी को लेकर कानपुर सेंट्रल पर यात्रियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। कोरोना काल के दौरान लमसम सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी, जो कि कोरोना काल धीरे धीरे कम हो रहा है और जो कोरोना महामारी है उस पर भी कहीं ना कहीं अब रोकथाम लग चुकी है। और उसके बाद जब ट्रेनें चालू हो रही हैं, ऐसे में जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका किराया 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। हम लोग इस वक्त कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हैं और एक पैसेंजर ट्रेन में यहाँ पर यात्रियों से बात करेंगे कि आखिर जो ये किराया बढ़ाया गया है 2 से 3 गुना, कितना उनके आम जीवन पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा और उनके सफर करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अमूमन आप देख सकते हैं जो ट्रेन है पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। इक्का दुक्का ही जो मुसाफिर हैं वो सफर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, आइए बात करते हैं कि जो ये टिकट के दाम अचानक बढ़ाए गए हैं, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं और कितना उनके रोजमर्रा के जीवन में कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है, मैं प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। ये बताइए, सरकार ने जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका किराया बढ़ा दिया है 2 से 3 गुना, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा आप लोग के रिश्ते में? नहीं, इस पर फर्क विशेष रूप से पड़ा यात्रियों पर। यात्रा करने पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। लोग यात्रा कम कर रहे हैं, बिना जरूरत के यात्रा नहीं कर रहे हैं। जहां 75 रुपये लगने चाहिए तो वहां 110 रुपये किराया लग रहा है। सुविधाएं वही मिल रही हैं, बल्कि उससे कम ही मिल रही है। लोअर क्लास की बात की जाए तो वो अक्सर पैसेंजर इसलिए सफर करता था कि उसके कहीं ना कहीं जो पैसा है वो कम लगे और जो बजट है उसके बजट में सफर हो जाए। तो अब उन जो लोअर क्लास के लोग थे उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी? मैं लोअर क्लास की दिक्कतें आएगी, जहाँ रोज ट्रेवल लोग कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम यात्रा करने का प्रयास करेंगे। सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। लोग अपने घरों से निकलते थे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए, अब उनको ऑनलाइन टिकट की सुविधाएं हो रही हैं। ये बताइए, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं इनका टिकट बढ़ा के अब जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनके बराबर कर दिया गया है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी? बहुत सी दिक्कतें आएंगी अब, और बहुत सारी दिक्कत हो भी रही है, लेकिन फिर भी अब जो है क्या है, मजबूरी है आना जाना। यही हम लोग भी सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ती महंगाई में बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं सफर करेंगे, ट्रेन का ही सफर करेंगे या कोई और उपाय करेंगे, बस से सफर करेंगे? नहीं, आगे बस से करना पड़ेगा जहाँ तक उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एक दर्द है कि जो ट्रेन का टिकट बढ़ाया गया, क्योंकि पैसेंजर की बात की जाए तो पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर लोअर क्लास के लोग ही सफर करते थे, क्योंकि उनका एक बजट की प्रॉब्लम होती थी और उनका जो पॉकेट मनी थी उसके अंडर में सफर हो जाता था। लेकिन अब जो ट्रेन का अचानक ये किराया बढ़ गया है, वो एक स्लीप जो भी नॉर्मल पैसेंजर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो जेब पे वो अतिरिक्त भार हो गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कितना प्रभाव पड़ता है आम आदमी के जीवन पे इस रेलवे के द्वारा बढ़ाए गए टिकट से। कैमरामैन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज का। तो इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।